हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा। फिर इन दोनों वेक्टर्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमने इनके बीच में जो रिलेशंस हैं आपस में थोड़े से वो भी देखे थे। फिर हम लोगों ने इन वेक्टर्स का अलग अलग केसेस में कहाँ कैसे यूज होता है 11th में और 12th में किन किन टॉपिक्स में जनरल पर्पज वगैरह हमने देखा था। जैसे टॉर्क में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, वर्क डन और पावर के कैलकुलेशन में हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। पी साइन थीटा यानी टॉर्क निकालते समय हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे हम लोगों ने इसका यूज देखा था। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम लोग दो काम करेंगे। पहला तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो आगे आने वाले हर जगह आपको बार बार जरूरत पड़ता है, मैथ चाहे वो फिजिक्स हो। स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चंस करते समय हमको हर जगह वेक्टर की जरूरत पड़ती है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कि दो सदिशों का वियोजन, किसी सदिश का वियोजन, ठीक। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमारा ओवरऑल एक समअप कवर हो जाए, ताकि हम एक बार को समझ सकें कि हमने जो पढ़ा वो कितना हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन। योज माने योग, योग माने जोड़, जोड़ना, ठीक है। और वी माने तोड़ना, विफल जैसे फल विफल, वी माने उल्टा, यानी कि योग का उल्टा। योग का उल्टा मतलब जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हमको रिजल्टेंट मिलता है। अगर हम उसके प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, और किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है, फेनोमेनन है, वही फेनोमेनन कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ टू वेक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर इनटू its components which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। यानी कि किसी भी वेक्टर को हम उसके दो कंपोनेंट से बांट सकते हैं, दो ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। आइए देखते हैं कैसे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो ये है कि आप एक वेक्टर लिए वेक्टर ए, एक वेक्टर लिए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा। तो हम इस वेक्टर को पैरेललोग्राम ला के हेल्प से एक रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये उसका एंगल फाई होता है। और इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये फाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था tan फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा, जहां हम लोगों ने ए के साथ फाई निकाला था, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालने का। उसका उल्टा प्रोसेस है रिजोल्यूशन। तो सपोज करिए कि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको कोई वेक्टर दिया है, सपोज करिए वेक्टर दिया है ए, ये वेक्टर दिया है। तो हम इस वेक्टर को किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि ये वेक्टर उन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का डायगोनल बन जाए। यानी हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। सपोज करिए कौन कौन सा, मान लीजिए एक हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस। किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में इस तरीके से बांट सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जरूरी नहीं कि आप एक्स और वाई में बांटे, कोई भी दो एक्सिस बांट सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जो वो दो रिजल्टेंट बनाएंगे वो दोनों एक ऐसे पैरेललोग्राम का हिस्सा होने चाहिए जिसका डायगोनल हो ए। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि आप जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ए को हम दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, एक ये वाला, ठीक, और एक ये वाला। इस वेक्टर और इस वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल है ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। क्लियर हो गया? जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा उसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, उसको लिखेंगे ए और सबस्क्रिप्ट में एक्स। और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा उसको कहेंगे वाई कंपोनेंट। हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी बोल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ए कंपोनेंट वाई, ए का वाई कंपोनेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए वैल्यू ढूंढते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा था थीटा, कोई भी वैल्यू बना रहा था थीटा। अब अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि हमको लोग को कॉस थीटा लिखने के लिए बेस और हाइपोटेनियस चाहिए होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ये बेस और ये हाइपोटेनियस, हो जाएगा ना? क्लियर है? तो हम कॉस थीटा यानी बेस को लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो ये है हाइपोटेनियस यानी ए खुद, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इंटू कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। और ऐसे ए वाई को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का साइन थीटा, दैट विल बी ए साइन थीटा। क्लियर है? यानी कि ए वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक कंपोनेंट, कंपोनेंट माने भाग, हिस्सा, अंश, तो एक अंश हो गया ए कॉस थीटा और एक अंश हो गया ए साइन थीटा। ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस थीटा और वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा, क्योंकि जिस साइड के साथ एंगल बना है वही साइड हमारा क्या होगा? बेस होगा। अब मान लीजिए एंगल दिया होता वाई एक्सिस के साथ, तब फिर ये कॉस थीटा होता और ये साइन थीटा होता। अभी दो प्रॉब्लम है। पहला, हम कैसे ये जाने कि इसका और इसका रिजल्टेंट ए आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा कि अगर इस ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है तो ये रिजल्टेंट का एंगल होना चाहिए, यानी वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो चेक कर लें कि क्या ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर करते होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सी बात है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में पहला कंपोनेंट हो गया एक्स, दूसरा कंपोनेंट हो गया वाई, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दें तो आर बराबर अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab cos थीटा। पहला कंपोनेंट है ax का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट है ay का स्क्वायर प्लस 2ax ay cos एंगल। तो x एक्सिस के कंपोनेंट और y एक्सिस के कंपोनेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो cos 90 से हो गया ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का प्लस 0। ax का स्क्वायर कितना है? a cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए वाई ए साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ऑब्वियसली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1।
तो ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा ए, यानी कि ए एक्स और ए वाई का जो रिजल्टेंट है वो खुद कितना है ए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों कंपोनेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि क्या एंगल, तो अगर हमको थीटा पता है तो हम ए वाई और ए एक्स के बीच ये वाला रिलेशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपका ये रिजल्टेंट फाई है, एंगल फाई है ए के साथ, और आपका यहाँ एंगल ए एक्स के साथ कितना है थीटा, यानी ये वैल्यू tan थीटा बराबर बी साइन ये वैल्यू दोनों वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री, तो थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री, तो बी साइन 90 की वैल्यू 1 यानी बी, और बी की जगह आपका कौन सा है वाई कंपोनेंट, ए की जगह है आपका एक्स कंपोनेंट, बी कॉस थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आपका tan फाई सीधे सीधे आ जाएगा, यानी tan थीटा आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो दो कंपोनेंट्स हुए और ये एंगल हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स सच दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू दैट गिवन वेक्टर, ठीक है, जिसको हमने रिजॉल्व किया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका यूज आप फोर्स वाले चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल का चैप्टर पढ़ते समय, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ते समय, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने में, 12th के पग पग पर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ग्रेविटेशन चैप्टर 11th में पढ़ते समय हर जगह आपको इसका यूज करना होगा। वेक्टर रिजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो 11th के हों, 12th के हों, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो। हालांकि बीटेक और बीएससी के लोगों को ऑलरेडी आना चाहिए। सो मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कहेगा, क्वेश्चन कह सकता है ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री with the vertical find पहला horizontal component of velocity और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके के सवाल मिल सकते हैं जो फंडामेंटल सवाल हैं, जो आपके एकदम बेसिक्स हैं, जिससे आपको क्वेश्चन की समझ डेवलप होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, कैसे, एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो आपको पता है कि एक्स और वाई, एक्स एक्सिस जनरली ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एक्सिस आपको वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, ऐसा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बताओ। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है ना वेक्टर फॉर्म में, देखिए इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट है ये। अब इसको अगर हम u लिख दें तो ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा uy या uh uv, h फॉर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, क्लियर है। अब ux निकालना है तो 60 डिग्री किसके साथ है, y के साथ है, तो ये cos कंपोनेंट होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा। कहेंगे कैसे, क्योंकि जब ये थीटा है तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो ui बेस और 20 हाइपोटेनियस, तो ux की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और जितना ये है उतना ये भी है,
क्लियर है? तो हो जाएगा u साइन थीटा। गलती कहाँ करेंगे? इसी एंगल वाले पॉइंट पे, क्योंकि आपको तो कहा गया था कि x कंपोनेंट u cos थीटा होता, तो आप जिंदगी भर cos थीटा बना के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। एंगल जरूर देखना है कि किसके साथ एंगल दिया हुआ। तो u की वैल्यू 20 और साइन 60 की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही u y निकालना है, तो हो जाएगा u cos थीटा, u की वैल्यू 20 और cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो 20 cos 60 की वैल्यू हाफ यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अगर एंगल भूल गए सर, आंसर भूल जाता है, एंगल भूल जाता है, तो ध्यान रखिए कुछ मेजर एंगल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, एक वैल्यू याद रखिए, सब याद हो जाएगा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 पे होती है 0, साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, साइन थीटा की 45 पे होगी 1/√2, साइन थीटा की 60 पे होगी √3/2 और साइन थीटा की 90 पे होगी 1। अगर ये याद हो जा रहा है, हालांकि इसके भी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे आसानी से इधर उधर मिल जाएंगे, पर कोई बहुत मतलब है नहीं उसका। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 9th से अब तक अगर ये वैल्यू नहीं याद हुई तो फिर क्या ही फायदा है फिजिक्स पढ़ के। ठीक है, तो इसलिए बहुत इसके शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। हाँ, इसके बाद ध्यान रखिए, अगर साइन ऐसे लिख पा रहे हैं तो उल्टा लिखते चले जाइए, कॉस हो जाएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ है वो पहले 1, ये यहाँ √3/2, जो यहाँ है 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है? अब मान लिया आपको आ गया tan थीटा, तो ध्यान रखिएगा tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 0/1 इज 0, 1/√2, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2, 1/2, 2 कैंसिल √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। क्लियर है? अब अगर पूछे कॉसेक थीटा तो 1/sin थीटा, सेक थीटा तो 1/cos थीटा, tan थीटा तो cot थीटा तो 1/tan थीटा। पर ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती रहती है। क्लियर है? कुछ एंगल हम आपको और बता दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक साइड है 3 यूनिट, एक साइड है 4 यूनिट और एक साइड है 5 यूनिट, तो 5 वाला हाइपोटेनियस होगा, 3 और 4 दो बचा। क्लियर है? यह एंगल तो 90 डिग्री होगा 5 के सामने। अब बचे दो एंगल, आप देख के बताइए कि 3 वाला एंगल बड़ा होगा कि 4 वाला एंगल बड़ा होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई थिंक कि बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होता है? बड़ा होता है, तो ये एंगल हो गया आपका 53 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? और 90 और 53 हो गया तो बचा 37 डिग्री। तो अगर आपसे पूछ ले साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 के सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, कॉस 37 डिग्री तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। इसी तरीके से आपसे पूछे साइन 53 डिग्री तो 4/5, और आपसे पूछ ले कॉस 53 डिग्री तो हो गया 3/5। ये 37 और 53 देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें वैल्यू आया तो आंसर निश्चित है कि कट जाएगा, 5 नीचे है, जबकि देखिए यहाँ दिक्कत होती है √3 और √2 में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। हो गया सबका? तो रिजोल्यूशन वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग।
कि क्या और पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे वेक्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। चलिए तो इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर है आपके पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कभी कभी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई चीज रख देगा। जैसे कहेगा एक ब्लॉक है, इस पे रखा हुआ है, इसका मास है सपोज करिए 10 ग्राम, 10 केजी। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेट along the plane and normal to it। ठीक, अब ब्रैकेट में लिख दें g इक्वल्स टू मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हॉरिजेंटल के साथ थीटा दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 60 डिग्री या 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द। अब इस केस में होता क्या है, m तो वेट मास है, तो भाई m अगर मास है तो ये वाला जो कंपोनेंट हुआ है ग्रीन ब्लू कलर से, वो हो गया mg, यही वेट है। पर ये वेट ना तो प्लेन के पैरेलल लग रहा है और ना तो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हम इस केस में mg को दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं। कौन कौन सा है, एक अलोंग द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन, यानी ये नॉर्मल टू द प्लेन और ये अलोंग द प्लेन। ठीक है, ये है नॉर्मल टू द प्लेन और ये है पैरेलल टू द प्लेन। क्लियर हो गया। अब बांटे कैसे, तो ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल वाला जो है वो कौन सा है, वाई है। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा, और ये वर्टिकल लाइन एमजी वाला वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया। जो ये लाइन है इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, वो अलोंग द प्लेन हो गया, और एक उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल द प्लेन हो गया। क्लियर है। आपको जो एंगल दिया रहता है वो दिया रहता है हॉरिजॉन्टल और प्लेन के बीच, यानी एक्स एक्सिस और इसके बीच का एंगल दिया है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये थीटा है तो है कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कहेंगे क्यों, क्योंकि प्लेन और एन के बीच 90 डिग्री का एंगल हुआ, जिसमें ये 30 हुआ तो बचा 90 माइनस 30। एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री हुआ तो ये बचा कितना, 30। क्लियर हो गया। और जैसे ही आप ये जान पाए कि ये 30 है, तो आप सिंपली एन को mg को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, mg cos 30 और mg sin 30, mg sin 30 यानी थीटा या 30। अब आपसे कौन कौन सा पूछा था, अलोंग द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन। तो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन यानी कि पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू mg sin 30। m की वैल्यू, g की वैल्यू, 30 की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू है 10 kg, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 5 5 10 जा 50, 50 न्यूटन। ऐसे ही वेट अलोंग द नॉर्मल तो हो जाएगा mg cos थीटा, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। सो 100 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू √3/2 से काटे 50√3। तो इस तरीके के सवाल आएंगे पेपर में, बार बार पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंपलसरी है कि क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
क्वेश्चन है कि एक सदिश का परिमाण 10 यूनिट है तथा यह XY तल में है, XY तल में है। यह X अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए पहला इसका X घटक, दूसरा इसका Y घटक और तीसरा इसका Z घटक, इसका Z घटक। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्जन के लिए बच्चों के लिए बता दूं कि a vector have magnitude of 10 units and it lies in XY plane. It makes an angle of 30 degree with the positive x axis. Then find the x component, y component and z component. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन। तो मान लो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया और z बाहर की तरफ आता है, xy प्लेन में है। इस 10 न्यूटन का जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। तो पूछेगा वो x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात हो जाएगा 10 कौन सा cos थीटा, यानी 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आया 5√3 यूनिट। जो भी यूनिट होगा वही यूनिट रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा y घटक, तो y घटक हो जाएगा ये 30 है तो ये cos की होगा, ये cos था तो ये क्या होगा sin होगा, तो 10 sin 30 यानी 10 into 1/2 that will be 5 यूनिट। कह रहा है z घटक और स्टार्टिंग में लिखा है इट इज इन XY प्लेन। अगर कोई चीज XY प्लेन में है तो उसका z घटक कितना होगा 0 होगा। सो z कंपोनेंट विल बी 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू वेक्टर्स a vector and b vector, their sum a vector plus b vector is normal to their difference a vector minus b vector, normal to their difference a vector minus b vector. Then find the ratio of their magnitude, ratio a by b of the magnitudes of vector a and vector b। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है ए और बी, हमको उनका रेशियो निकालना है। लेकिन कब? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर सम ए प्लस बी इज नॉर्मल टू देयर डिफरेंस ए माइनस बी, यानी कि सम वेक्टर हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कह रहा है नॉर्मल टू ईच अदर।
अगर नॉर्मल है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो की डॉट प्रोडक्ट जीरो, ऑब्वियसली बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू होगी 0। सो ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर एस वेक्टर और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एस वेक्टर का डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। क्लियर हुआ? अब अगर ऐसा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ कितना आना चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा ए का ए में, फिर ए का बी में, बी का ए में, बी का बी में। तो ए का ए में प्रोडक्ट हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए का बी में होगा तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी का ए वेक्टर में होगा तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो होगा माइनस बी वेक्टर बराबर 0, सॉरी माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। क्लियर हुआ? अच्छा सर, यहाँ ए इंटू ए करना था, ए इंटू ए, ए इंटू बी, ए इंटू ए, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी। क्लियर है? अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर खुद का क्या होता है, प्रोडक्ट स्क्वायर होता है, मैंने बताया था। ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू आपस में बराबर होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। जब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया, और माइनस बी इंटू बी यानी खुद का बी स्क्वायर यानी खुद बी स्क्वायर बराबर 0। अगर ये दोनों 0 हैं तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, फाइनल आंसर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लिए कहे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लो दिया है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप हमेशा प्रयास करिएगा ए डॉट बी से करने का। ठीक है, अगर ए डॉट बी से नहीं हो पाएगा तब आप सोचेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करने का। हालांकि ऐसा सवाल नहीं आएगा कि डॉट प्रोडक्ट ही ना हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू इक्वल होती है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हुई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखे थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, अब आपका फर्स्ट वेक्टर है a, सेकंड वेक्टर है b, x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -2। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम निकाल सकते हैं x1 x2, x1 की जगह 3, x2 की जगह -2 प्लस j का कोफिशिएंट है 2 और वहां j का कोफिशिएंट है 5 प्लस k का कोफिशिएंट यहाँ है 1
और वहां के का कोफिशिएंट है -3। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट कर लीजिए। 3 इंटू 2 -6, 5 2 जा 10 और -3 -3 -3 -6 कितना आया? -9 प्लस 10 यानी 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई 1। अभी मुझे क्या चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका था कि अगर सिंपल अंडर रूट उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 प्लस 4 13 प्लस 1 यानी अंडर रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 34 और प्लस 4 अंडर रूट 38। क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यू लाके पुट कर दीजिए। सो cos थीटा इक्वल्स टू आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ए डॉट बी की वैल्यू आई है 1, ए की वैल्यू आई है अंडर रूट 14 और बी की वैल्यू आई है अंडर रूट 38। अब अगर सॉल्व होने लायक है तो अंदर कॉमन ले लीजिए 14 इंटू 38। तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 38 को लिख सकते हैं 19 इंटू 2। ठीक, और सब कॉमन नहीं होगा, खाली 2 का कॉमन हो सकता है। तो ये आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट 19 इंटू 7, 19 7 जार 19 7 जार देखो 7 9 जार 63 का 3 कैरी 6, 7 1 जार 7 और 6 13 तो 133। तो ये आपका आंसर हो गया। तो लेकिन एंगल पूछा है तो लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2 अंडर रूट 133, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कैसे भी, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द प्रोसीजर ओनली। क्लियर है? ये प्रोसेस है, आंसर आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड the value of p when number 1 a vector is normal to p vector और second a vector is parallel to b vector। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। हो गया, कोई दिक्कत? अब समझिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं, तो इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर इज नॉर्मल टू बी वेक्टर, इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फॉर द फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए x1 x2 y1 y2 z1 z2 का प्रोडक्ट करते हैं। x होता है i का कोफिशिएंट, j होता है y होता है j का कोफिशिएंट और z होता है k का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट 2, वहां i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1, प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट है 2, वहां j का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1, यहाँ k का कोफिशिएंट है p और वहां k का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 बराबर 0। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर -4, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है। अब मान लीजिए सेम चीज आपसे क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है, देखिए ध्यान से। सेकंड केस में क्या कह रहा है, पैरेलल टू। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच थीटा विल बी 0 डिग्री या 180 डिग्री, पर पैरेलल कह रहा है, एंटी पैरेलल नहीं कह रहा, तो 0 लेंगे। तो अगर थीटा 0 हुआ तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अब ए क्रॉस बी निकाल के उसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर था आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए वेक्टर है तो ए के कोफिशिएंट 2 2 2 2 2 और p 2 2 और p। फिर b था, b का कोफिशिएंट 1 1 1 बराबर होना चाहिए 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया है। पहले आई कैप लेंगे, उसका जो बचा उसका रो और कॉलम हटा देंगे तो 2 और p बचेगा और 1 1 बचेगा। माइनस जे कैप बाहर लेंगे तो j का रो और j का कॉलम हटाएंगे तो बचेगा 2p1 1 2p1 1 प्लस k कैप लेंगे, k का रो और k का कॉलम हटाएंगे तो बचेगा 2 2 1 1, तो 2 2 1 1 बराबर 0। ठीक है। इसके बाद आपको पूरा चीज बताया गया है कि स्टेप एक एक पॉइंट मैंने कल के वीडियो में आपको इसका बताया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, आई कैप बाहर लेंगे, 2 1 जा 2 और p 1 जा p यानी p, माइनस जे कैप 2 1 जा 2 माइनस 1 जा p प्लस k कैप 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। अगर 0 आना है तो i का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, j का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और k का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। k का कोफिशिएंट तो 0 दिख रहा है, i का कोफिशिएंट है 2 माइनस p जिसको होना चाहिए 0, तो p की वैल्यू आई -2 के बराबर है, माइनस p की वैल्यू आई -2 के बराबर, तो p की वैल्यू 2। और यहाँ से भी p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। तो हमारा हो गया सेकंड केस के लिए p की वैल्यू 2 और फर्स्ट केस के लिए p की वैल्यू -4। ये हो गया आपका सोल्यूशन। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से, खास करके जेई या नीट के पेपर में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटा सा है। क्या कह रहा है, देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू
unit vectors if magnitude of sum of two unit vectors is 1, then what will be the magnitude of their difference? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज 1, दो यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके सम का मैग्नीट्यूड है 1, यानी उनके जोड़ने का जो रिजल्टेंट आया उनके रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है 1, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो जब हम उनको डिफरेंस करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, सम के केस में जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आता है वो हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, कोई डाउट। और जब डिफरेंस करते हैं तो यही वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस की जगह क्या होता है -2ab cos थीटा। तो दिक्कत नहीं, यही तो प्रोसेस है। अब देखिए कह रहा है दो यूनिट वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1 1। तो मान लीजिए पहला वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, कुछ भी नाम रख लेते हैं, पहला वेक्टर है ए कैप और दूसरा वेक्टर भी है ए कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, उनके बराबर। क्लियर है। और जब हम इनको रिजल्टेंट करते हैं, सम करते हैं, तो सम का वैल्यू आता है सम स्क्वायर बराबर आ जाएगा पहले वेक्टर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का सेकंड का और cos थीटा, और खुद सम का मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 cos थीटा। सो 1 बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा, यानी कि 2 cos थीटा बराबर -1, यानी cos थीटा बराबर -1/2। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई -1/2, cos थीटा की वैल्यू आई कितनी -1/2। क्लियर हो गया। अब मुझे कह रहा है कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ, तो भाई ठीक है, ये रहा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, d बराबर अंडर रूट पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 1, दूसरे का 1 -2, पहले का 1 दूसरे का 1 और cos थीटा, एक cos थीटा नहीं पता है तो पूरे cos थीटा की वैल्यू पता है, वैल्यू ले आके पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 -2 और cos थीटा की वैल्यू -1/2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो गया अंडर रूट 3, तो रिजल्टेंट कितना है अंडर रूट 3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको अभी तक का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कर दीजिए या अच्छा लगा बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, जिसके लिए मुझे क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के लिखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं होता है भाई, और क्वेश्चन याद करके फायदा ही क्या है, समझना है हमको तो उसको। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं देख करके ही, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन है 1, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है।
पहला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉर्मल टू where A vector and B vector are non-zero, non-collinear vectors. पहला ऑप्शन दिया है A इक्वल्स टू कैपिटल ए वेक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया है कैपिटल बी वेक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और चौथा ऑप्शन दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉर्मल टू, किसके नॉर्मल होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां ए और बी नॉन जीरो है, यानी इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है और वो नॉन कोलिनियर है, यानी एंगल जो है वो जीरो या 180 नहीं है और बाकी कुछ भी हो सकता है। सो किसके नॉर्मल होगा? ए और बी किसके नॉर्मल होगा? ए क्रॉस बी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के पास पीछे जो फॉर्मूला आया था ए क्रॉस बी, दैट इज आया था ए बी साइन थीटा और एन कैप, जहां हम लोग एन कैप देखे थे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसका बेसिक मतलब है कि अगर ए वेक्टर इसी बोर्ड में है और बी वेक्टर इसी बोर्ड में है तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बाहर या अंदर आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इनफैक्ट कहा जाएगा, अगर ये थीटा है तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर आएगी ए क्रॉस बी की, यानी ए क्रॉस बी ए के तो परपेंडिकुलर है ही है, क्लियर हुआ? बी के भी परपेंडिकुलर है तो बी के भी परपेंडिकुलर है। अब ए प्लस बी निकालिए तो भाई ये रहा ए वेक्टर और बी से जोड़ देते हैं तो ये रहा बी वेक्टर, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी। ये बाहर की तरफ आया है तो ऐसे बाहर ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, इसी तरीके से ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, तीनों के चारों के परपेंडिकुलर। तो आपका ऑप्शन हुआ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब अगर आप जेई एडवांस का पेपर दे रहे होते तो आप चारों ऑप्शन टिक करके आते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स मैच टाइप से। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड p वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, देन कॉलम ए कॉलम बी यानी कॉलम 2। यहाँ दिया है ए बी सी और डी, यहाँ दिया है पी क्यू आर और एस, दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी
मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पी में दिया √11, क्यू में दिया है 6, आर में दिया है √35 और एस में दिया है √90। आपको मैट्रिक्स मैच करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन कौन किससे किससे मैच करेगा। सो ये क्वेश्चन है, ए का वैल्यू 2 + 3 - k कैप और बी का वैल्यू i + 2 + 2 कैप। आपको चेक करना है या कॉलम मैच करना है। ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आसान है, सबसे पहले आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना। डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में सबसे पहले निकाल दे रहा हूं। 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस -1 × के का कोफिशिएंट वहां है 2, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और -2 1 जा 2, तो 2 में से 2 गया खत्म 6, यानी a डॉट v की वैल्यू आई q यानी 6। क्लियर हो गया। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। a प्लस बी जोड़ के मैग्नीट्यूड निकालना है और a माइनस बी का जोड़ के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? पहले a प्लस बी जोड़िए तो 2i + 1i 3i प्लस 3j + 2j यानी 5j माइनस के प्लस 2k यानी प्लस का k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, k का 1, कितना है 9 1 10 35 अंडर रूट 35, यानी a प्लस बी का अंडर रूट कितना आया मॉड 35। क्लियर है। अब चेक कर लीजिए a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। a में से b घटाना है, a में से b घटाना है तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1i कैप। 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1j कैप, और माइनस के में से -2 घटेगा तो आएगा -3k कैप। इसका मॉड कर लीजिए तो i कैप का 1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 और 2 यानी अंडर रूट 11। सो a माइनस बी का मॉड आ गया अंडर रूट 11। अब देखिए, अगर आप पेपर में बैठे हैं और आप सॉल्व कर रहे हैं नीट, तो आप बाय डिफॉल्ट ए को एस से मैच कर सकते हैं। मेंस में भी कर सकते हैं, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जेईई एडवांस में तब तक नहीं करेंगे जब तक सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर है। अब हमको a क्रॉस b निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर हो गया। वैसे तो क्लियर है कि आपको लास्ट ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए, पर फिर भी एडवांस के पेपर्स में आप कंफर्टेबल नहीं बनेंगे, तो a क्रॉस b निकालना, तो a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b के लिए i कैप j कैप k कैप का मॉड 2 3 -1 1 2 2 1 2 2। अब i कैप बाहर लिए, उसका रो उसका कॉलम हटाया 3 -1 2 2 3 -1 2 2 माइनस j कैप बाहर लिए, उसका रो कॉलम हटाए तो बचा 2 -1 1 2 2 -1 1 और 2 प्लस k कैप बाहर लिए, उसका रो और उसका कॉलम हटाए 2 3 1 2 2 3 1 2। क्लियर हुआ। अब वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, तो आई कैप बाहर 3 2 जा 6 -2 1 जा 2, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस जे कैप 2 1 जा 2 4
1 1 जा 1 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस k कैप, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, वी आर लेफ्ट विथ 6 2 8i 4 1 5 माइनस 5j और 4 1 4 में से 3 गया 1 यानी प्लस k कैप। हमें चाहिए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका अंडर रूट यानी 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 5 1 6 6 और 1 6 और 4 9 कैरी 0 कैरी 9 6 2 8 और 1 9 अंडर रूट 90 यानी डी। तो ए का भी एस भी सही है। So A is related to S, B is related to P, C is related to Q and D is related to R। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर से रिलेटेड लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स बचे हुए हैं जिनको मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको उसका फॉर्मूला प्रोवाइड करा दूंगा, उसको डिराइव करके फॉर्मूला डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो फॉर्मूले डायरेक्ट एज इट इज याद करने होंगे सो दैट कि आप किसी पेपर में आसानी से सवालों को लगा सकें। नहीं भी करेंगे तो डिराइव किया जा सकता है पर फिर वो आपके लिए टाइम टेकन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले होंगे वो होगा मोशन इन 2 डायमेंशनल, यानी कि अब अगली क्लास जो होगी वो होगी मोशन इन ए प्लेन से संबंधित, यानी कि आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा ताकि आप अपने 11th का कंप्लीट रिवीजन कर पाइए, सो दैट कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव जैसे नीट, जेई, सीयूईटी, एनडीए, केसेट, एमएचसेट, टीएईएम, सीईटी ऐसे किसी भी एग्जाम में आप आसानी से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।